हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस ये सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन पावर शेयरिंग ये लेसन को स्टडी करने वाले हैं। ये लेसन को हम बस 3 पार्ट में मतलब बस 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम जो फर्स्ट पार्ट है ये लेसन का बेल्जियम एंड श्रीलंका का केस वो स्टडी करने वाले हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका ये 2 कंट्रीज का आज हम केस स्टडी करेंगे। इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि बेल्जियम एंड श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन क्या है, कैसे श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म लगाया, कैसे बेल्जियम ने अकोमोडेशन लगाया और कैसे माइनॉरिटी और मेजोरिटी ने अपना डिस्प्यूट सेटल किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेल्जियम का केस। तो बेल्जियम बहुत ही एक छोटी कंट्री है यूरोप में। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो वो हमारे अगर इंडियन स्टेट के साथ हम कंपैरिजन करें तो वो हरियाणा से भी छोटी है। उसकी पॉपुलेशन बस 1 करोड़ के आसपास है, वो भी बस आधी पॉपुलेशन हरियाणा के आधी पॉपुलेशन बेल्जियम की पॉपुलेशन हो गई। फिर भी इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब ये एथनिक कंपोजिशन क्या हो गया? एथनिक कंपोजिशन मतलब एक सोसाइटी को डिवाइड करना बेस्ड ऑन कल्चर, लैंग्वेजेस एंड रिलीजियन। तो जैसे जैसे मैं ये दोनों केसेस बताऊंगा बेल्जियम और श्रीलंका के, आपको समझ में आएगा कि एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि उसमें से पूरे टोटल कंट्री की पॉपुलेशन में से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये 59% हो गया, मतलब जो डच पीपल है उनके पास मेजोरिटी आ गई। और जो 40% पीपल है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो रिमेनिंग 1% है वो बेल्जियंस है जो जर्मनी बोलते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियंस बोलते हैं, वैसे वहाँ पे जो बेल्जियम में रहते हैं उनको बेल्जियंस बोलते हैं। तो जो रिमेनिंग बस 1% बेल्जियम लोग हैं जो जर्मनी बोलते हैं। और 59% के साथ जो डच स्पीकिंग पीपल है वो मेजोरिटी में है और फ्रेंच और जो बेल्जियन वाले पीपल है वो माइनॉरिटी में है 40 और 1% के साथ। पर ये जो बेल्जियम है उसका जो कैपिटल है, उसकी जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, उसमें तो केस उल्टा ही था। उसमें ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% पीपल डच स्पीकिंग थे। मतलब कंट्री का तो उल्टा ही हो गया। मतलब कंट्री में मेजोरिटी में है डच पीपल 59% के साथ और उसका जो खुद का कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे बस 20% में है डच स्पीकिंग पीपल। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स बेल्जियम की वो प्रेजेंट कर रही थी। तो ये तो हो गया बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। अब बढ़ते हैं श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में। श्रीलंका बेल्जियम से तो बड़ा ही है। श्रीलंका की पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ के आसपास है, हरियाणा की पॉपुलेशन जितनी। और श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही एथनिक कंपोजिशन है। श्रीलंका में क्या है, 74% जो पीपल है वो सिंहाला स्पीकर्स है, मीन्स वो सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं। जो 74% पीपल है वो सिंहाला स्पीकर्स है, मीन्स ये तो श्रीलंका की मेजोरिटी हो गई। और जो रिमेनिंग 18% पीपल है वो तमिल स्पीकर्स है। 74% सिंहाला स्पीकर्स और 18% तमिल स्पीकर्स। अब ये 18% तमिल स्पीकर्स में भी 2 सब ग्रुप्स है। अब यहाँ पे 2 सब ग्रुप कौन कौन से हो गए? तो 2 सब ग्रुप्स है श्रीलंकन तमिल्स, मतलब ही तमिल नेटिव्स जो वहाँ पे ही पैदा हुए हैं वो वहीं पे रहते हैं, तो उनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल, जो वही के नेटिव है, वही के कंट्री के नेटिव है। और दूसरे है इंडियन तमिल्स। अब ये इंडियन तमिल्स वहाँ पे कैसे आए? तो ये जो इंडियन तमिल्स है उनके जो पूर्वज है वो कॉलोनियल रूल के टाइम, कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश क्या करते थे पहले, ब्रिटिश प्लांटेशन करने के लिए जो वर्कर्स है इधर उधर से वर्कर्स को कई कई जगहों पर वर्क करने के लिए भेजते थे। तो उन्होंने इंडिया से वर्कर्स उठा के श्रीलंका में प्लांटेशन वर्किंग करने के लिए भेजा था और फिर जो वो पूर्वज है वो श्रीलंका में ही सेटल हो गए और वो इंडियन तमिल्स बन गए। तो यहाँ पे वो जो 18% तमिल स्पीकर्स थे वो 2 सब पार्ट में डिवाइड हुए थे। एक थे 13% श्रीलंकन तमिल्स और एक थे 5% इंडियन तमिल्स। और इनका रिलीजन क्या थे? तो जो सिंहाला स्पीकर थे
जो मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकर थे उनके रिलीजन थे बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन मेजॉरिटी में थे। और जो तमिल स्पीकर थे उनमें से कुछ कुछ हिंदूस थे, कुछ कुछ मुस्लिम्स है। और ये दोनों सिंहाला और तमिल में से एक रीजन कॉमन था जो थे 7% क्रिश्चियन। ये रिलीजन दोनों में, जो तमिल्स है और जो सिंहाला स्पीकर है, दोनों में से 7% ये पीपल कॉमन थे। तो ये तो हो गया श्रीलंका और बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। अब हम देखेंगे कि कैसे श्रीलंका ने और कैसे बेल्जियम ने खुद के कंट्री को स्टेबल बनाया, उसके कैसे उनने पावर डिवाइड किए। तो चलो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका ने कैसे किया? मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है? जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट रहती है वो पूरे कंट्री के ऊपर रूल करती है बिना किसी डिमांड को सुनते हुए माइनॉरिटी के, और उसके हर डिमांड को डिनाइड करती है, रिजेक्ट कर देती है। ये होता है मेजॉरिटेरियनिज्म। अब क्या है, श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। हमारे इंडिपेंडेंस के एक साल बाद ही श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया 1948 में। उसके बाद जो सिंहाला स्पीकर्स है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वैसे ही हम मेजॉरिटी में हैं तो क्यों ना हम पूरे कंट्री पे रूल करें। और वैसे ही हुआ। जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कुछ नए मेजर्स निकाले जिससे जो सिंहाला सुप्रीमेसी है वो और ज़्यादा पावरफुल हो और ज़्यादा मेजॉरिटी में आए। तो उन्होंने क्या क्या मेजर्स निकाले? तो उन्होंने जो मेजर्स निकाले उसका नाम था ओनली सिंहाला एक्ट, और वो पास हुआ था 1956 में। उसको हम ओनली सिंहाला एक्ट 1956 ऐसे बोलते हैं। और उसके 3 मेजर्स थे। तो 3 मेजर्स क्या क्या थे? तो पहला मेजर था कि डिक्लेयर सिंहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब सिंहाला मेजॉरिटी में है, सिंहाला स्पीकर मेजॉरिटी में है, तो ऑब्वियसली सिंहाला की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज पूरी कंट्री के लिए मानी जाए और तमिल को डिस्कार्ड मींस उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, तमिल लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर सेकंड मेजर क्या था कि जो भी श्रीलंकन एप्लीकेंट्स है, एप्लीकेंट्स मतलब जो स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं जॉब्स के लिए, एग्जाम्स के लिए, जो स्टूडेंट्स है सिंहाला वाले, ओनली सिंहाला वाले, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रेवेंशियल पॉलिसीज निकाली थी, कुछ ऐसी पॉलिसी निकाली थी जिससे उनको गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी में पोजीशंस मिले। फिर थर्ड मेजर क्या था? थर्ड मेजर में उन्होंने एक ऐसा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें ये लिखा था कि बुद्धिज्म शाल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर। शाल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर मीन्स बुद्धिज्म को हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसको फॉस्टर करना पड़ेगा, मीन्स उसको बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धिज्म रिलीजन को और बढ़ाएंगे और उसको प्रोटेक्ट रखेंगे, उसको कोई हाथ ना लगा पाए, ऐसा वो बोल रहे थे, जिससे सिंहाला कम्युनिटी को पूरी कंट्री में मेजॉरिटी मिल जाए। पर ये सब मेजर सुन के जो तमिल लोग हैं उनको अलाइनेटेड फील हो रहा था। अलाइनेटेड मीन्स उनको खुद के लिए बैड फीलिंग आ रही थी कि हम ऐसे माइनॉरिटी में हैं, तो उनको डर लग रहा था कि हमें कुछ ना कुछ अटैक ना हो जाए, हमारी फैमिलीज ना ब्रेक हो, हमारे कोई प्रॉपर्टीज ना डिस्ट्रॉय हो, तो उनको अलाइनेटेड फील हो रहा था। और अगर तमिल्स को कुछ हेल्प लेना होता तो वो पॉलिटिकल पार्टीज से भी नहीं ले सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी सिंहाला स्पीकर ही लीड कर रहे थे, तो वो कुछ मदद भी मांग नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे इसके वजह से क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स और सिंहाला स्पीकर्स के बीच में जो रिलेशन थे वो और बदतर से बदतर होते जा रहे थे, वो स्ट्रेंथन ओवर टाइम होते जा रहे थे, वो और लंबे होते जा रहे थे। और जैसे समय बीतता गया, जो तमिल्स लोग हैं उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए, अलग अलग प्रोटेस्ट लॉन्च किए, अलग अलग उन्होंने मार्चेस किए, जिससे वो बोलना चाहते थे कि तमिल भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है ये कंट्री की। तो वो तमिल के जो लोग थे उनको ये रिकॉग्नाइज करना देना चाहते थे कि तमिल भी एक लैंग्वेज है, और तमिल स्पीकर जो तमिल के लोग हैं उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जिससे वो भी सिंहालास के तरह जॉब्स ले पाए, पोजीशंस ले पाए यूनिवर्सिटी की, और अच्छा एजुकेशन ले पाए, और उनको सारे राइट्स भी मिले। तो 1980s में क्या हुआ कि जो तमिल लोग हैं, तो बहुत सारे जो तमिल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने फॉर्म करके एक डिमांड रखी, तमिल इलाम। तमिल इलाम मतलब क्या होता है, तमिल के लिए एक अलग स्टेट बनाओ जिसमें तमिल के लोग एक अलग रहे और वहाँ पे उनको कोई रूल ना कर पाए, कोई वहाँ पे उनको टॉर्चर ना कर पाए, और कोई वहाँ से उनके राइट्स ना ले पाए। तो तमिल इलाम एक ऐसा अलग स्टेट बना। पर जो गवर्नमेंट थी वो तो सिंहाला की थी, तो वो गवर्नमेंट ने वो सारे डिमांड डिनाइड कर दिया, और यही डिस्ट्रेस के चलते हुए तमिल्स और सिंहालास के बीच में सिविल वॉर शुरू हो गया। और ये वॉर से
थाउजेंड्स ऑफ लोग, हजारों लोग मारे गए दोनों कम्युनिटीज के। ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी के मारे गए, एक के सारे जिंदा है, दोनों कम्युनिटीज के हजारों लोग मारे गए। बहुत सारे लोग तो कंट्री छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग ने अपने लाइवलीहुड्स, उनके जो हैबिटेट्स है वो लॉस्ट हो गए, अपने फैमिली मेंबर्स लॉस्ट हुए, उनके बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय हुए। और इसके वजह से श्रीलंका में एक बहुत ही टेरिबल सिचुएशन आ गई और उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुक गया और उनके जो हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सारे मेजर्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए। और बोला जाता है कि बुक में लिखा है कि इट एंडेड इन 2009। वो बोलता है कि वॉर 2009 में एंड हो गया, पर नहीं, वॉर 2009 में एंड नहीं हुआ, वो अभी भी चलता आ रहा है। वो वॉर बहुत देर से चलता आ रहा है। वो 1948 से वॉर अभी भी चलता आ रहा है, वो अभी भी रुका नहीं है। तो ये तो हो गया केस श्रीलंका का। श्रीलंका ने कैसे मेजॉरिटेरियनिज्म अप्लाई किया, पर फिर भी तमिल लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर भी जो तमिल लोगों ने अपनी डिमांड रखी वो भी सिंहाला लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, और दोनों के बीच में सिविल वॉर हुआ, जिससे ये रिजल्ट हुआ कि श्रीलंका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तो केस था श्रीलंका का। अब चलो बढ़ते हैं बेल्जियम के केस की तरफ। बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम का ये टॉपिक का नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम ने क्या किया? श्रीलंका की तरह बिल्कुल नहीं किया। भले ही वो मेजॉरिटी में थे, पर उनको ये रियलाइज हो गया कि अगर हमें कंट्री के यूनिटी बनाना है तो हमें ये जो सारे रिलीजियंस है, सारे जो फीलिंग्स, इंटरेस्ट है लोगों के, इसको हमें इक्वली बांटना होगा और हमें पावर को इक्वली सारे रिलीजियंस में, सारे लैंग्वेज में शेयर करना पड़ेगा, जिससे हमारी कंट्री की यूनिटी और अच्छी होंगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए, जिससे वो अपने कंट्री का अरेंजमेंट इतना अच्छे से बना सके कि एक ही कंट्री में सारे रिलीजन के लोग एक साथ रह सके। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसमें सारे लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। और उन्होंने इसके लिए कुछ कुछ स्टेप्स भी उठाए। उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए? तो पहली स्टेप ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब किया गया था कि जो डच स्पीकर है और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और जो 1% जो रिमेनिंग पीपल है, उनके लिए जो भी मिनिस्टर्स रहेंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वली पावर डिवाइड की जाएंगी। और कोई एक कम्युनिटी अकेले कोई भी डिसीजन नहीं बना सकती। मींस अगर कोई डिसीजन, डच कोई डिसीजन बनाना चाहती है तो उसको बाकी जो लिंग्विस्टिक पार्टीज है, जो बाकी लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है, उनकी बात माननी पड़ेगी। अगर सब लोगों से एक्सेप्टेंस आएगा तभी वो कोई डिसीजन बना सकते हैं। फिर सेकंड डिसीजन ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग किया गया। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर निकाल के स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, दोनों में पावर इक्वली डिवाइड की गई, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर सेपरेटली आंसरेबल टू पीपल। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास उनकी इक्वल पावर थी। फिर उन्होंने थर्ड स्टेप क्या किया? बेल्जियम्स में जो ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी थी, उसमें फ्रेंच और डच ये 2 मेजर सोशल ग्रुप्स थे ना, तो उन्होंने ये दोनों सोशल ग्रुप्स के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें दोनों को इक्वली रिप्रेजेंट किया गया है और इक्वल उनमें पावर डिवाइड है। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ये दोनों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें कंट्री में मिल रहा है, तो हम काहे को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करें। तो दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम एक ही कंट्री में इक्वली पावर डिवाइड करके रहेंगे। ये था थर्ड स्टेप। और फिर उन्होंने फोर्थ स्टेप क्या किया? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होने के बावजूद उन्होंने एक थर्ड गवर्नमेंट निकाला जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब वो कम्युनिटी गवर्नमेंट कोई एक लैंग्वेज के सारे लोगों से इलेक्टेड हुई वाली गवर्नमेंट थी। वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, डच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो इश्यूज है जैसे कि सोशल इश्यूज, लैंग्वेजेस के रिलेटेड इश्यूज और जो स्पेशल मैनर्स के इश्यूज है उस पर ध्यान देती थी। मीन जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, जो रिलीजन के बारे में है, वो सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाती थी और उसमें भी पावर इक्वली शेयर्ड थी। और यही 4 वे से बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ। अकोमोडेशन मीन सारे कम्युनिटी एक साथ इक्वल पावर डिवाइडिंग के साथ रहने लगे एक कंट्री में। अब आपको लग रहा होगा कि ये बेल्जियम का मॉडल तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है,
हाँ, ये है भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बेल्जियम के लोगों के लिए भी होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के कम्युनिटी के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया, इक्वल पावर डिवाइड की, जिससे उनके बीच में कभी भी एक सिविल वॉर नहीं हुआ जैसे श्रीलंका के केस में हुआ। इसलिए जब यूरोपियन कंट्रीज मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाया था, तो वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स एज अ ब्रुसेल्स चुना गया था। ब्रुसेल्स को यूरोपियन हेडक्वार्टर्स चुना गया था। तो ये था बेल्जियम और श्रीलंका के केस में। तो बेल्जियम और श्रीलंका ये दोनों ने क्या क्या किए, तो बेल्जियम के केस में बेल्जियम को ये रियलाइज हो गया कि हम कंट्री की यूनिटी तभी बना सकते हैं जब हम ये सारी फीलिंग, जो सारी रिलीजन, कास्ट है, उसको हम रिस्पेक्ट दें और इक्वली पावर डिवाइड करें। पर श्रीलंका ने इसका उल्टा किया। श्रीलंका को लगा कि हम मेजोरिटेरियनिज्म से, हम मेजोरिटी में है तो हम मेजोरिटी से ये जो माइनॉरिटी में जो भी तमिल्स है उन पे हम कब्जा कर लेंगे, इनको हम हटा देंगे, और उसके वजह से उनके कंट्री में कभी यूनिटी नहीं बनी और उनके बीच में सिविल वॉर शुरू हो गया और पूरा श्रीलंका डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये थे दोनों केसेस बेल्जियम और श्रीलंका के, और यहीं पे हमारा जो आज का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा फर्स्ट पार्ट, ये बेल्जियम और श्रीलंका का केस जरूर से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं, बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें स्टडी करेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।